एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि आपका जो चुनाव है ना कुरुक्षेत्र के अंदर, वो अभय चौटाला के वोटों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अभय जी वोट लेके लाख प्लस 1.25 1.5 लाख वोट लेगे तो गुप्ता जी की लुटिया डूब जाएगी। अगर वोट नहीं ले जा पाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं गुप्ता जी का नंबर लग सकता है। आपको क्या लगता है? तो अभय जी जो इस चुनाव के अंदर आए, सब लोग यही बात बोल रहे थे कि अभय चौटाला जी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मदद देने के लिए। आपका क्वेश्चन भी उसी पे शुरू होता है। तो जब आपको ये पता है, आम जनता को ये पता है, तो वो जनता अब की बारी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गई है, क्योंकि उन्होंने 750 किसानों की शहादत ली थी। हिसार में तो मैं देख रहा हूँ कि ना तो शैलजा ग्रुप ने इनकी सपोर्ट की जेपी की, ना वीरेंद्र सिंह ने। वीरेंद्र सिंह के ऊपर तो उन्होंने बोल ही दिया कि उनके तो पल्ले कुछ नहीं था, वोट काटने का काम किया। यहाँ पे शैलजा के समर्थक बोल रहे हैं कि जी हमारे तो कहीं फोटो नहीं लगाई शैलजा जी की, तो हम क्यों सपोर्ट करें इसको। तो एक खुद की पार्टी के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है, बाहर से आया कैंडिडेट, उसको कांग्रेसी सपोर्ट कर देंगे? तो अभय जी जो चुनाव लड़ रहे थे वो जीतने के लिए लड़ रहे थे, या कहीं कहीं जैसा हुड्डा साहब बोलते हैं ये तो वोट काटने के लिए आए हैं, तो ऐसा कोई लगा आप लोगों को? कांग्रेस के हर नेता ने पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से वहां पे आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। और उसी तरीके से आपने हर जगह ये तो सुना होगा कि कांग्रेस के ये नेताओं की जो आप बात कर रहे हो, लेकिन आपने जो आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के अंदर थे, उन्होंने भी अपनी एक टांग पे खड़े होके कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट थे, नो की नो जगह पे उनका साथ देने का काम किया। चलो कुरुक्षेत्र से हम हिसार में अभी घुस जाते हैं जी। हिसार का क्या माहौल लगा ओवरऑल? पूरे हरियाणा के अंदर लैंडस्लाइड हो रही है। पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटों पे हारने जा रही है। पूरे चुनाव में ना एक बात बड़ी घूम रही थी बार बार, थापी मार और छापे मार। जेपी साहब रणजीत जी को बोल रहे थे छापे मार, और रणजीत जी जेपी जी को बोल रहे थे थापी मार। मुद्दा कहीं नहीं दिखा, ना जेपी जी के पास दिखा, ना रणजीत जी के पास कोई मुद्दा दिखा। हरियाणा में गठबंधन था आपका, पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं है आपका? वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को गालियाँ दे रही है। सीधी सी बात है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी बीजेपी नंबर 1 पे थी, 7 की 7 सीटें जीत रही थी। सेकंड पे आम आदमी पार्टी थी, तीसरे पे कांग्रेस थी। सेकंड, थर्ड प्लस थर्ड मिलके उसके साथ कम्पीट कर रहे थे फर्स्ट से, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज। चुनाव वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी है। वोटिंग से पहले दावे क्या करते थे कांग्रेस वाले कि 2 लाख से जीत रहे हैं, 1 लाख से जीत रहे हैं। उधर बीजेपी वालों के तो होश इतने बड़े थे कि 3 लाख 4 लाख से कम बात ही नहीं किया करते। जैसे ही वोटिंग ख़त्म हुई है ये 2 लाख 1 लाख 50 हज़ार के ऊपर आकर रुक गए हैं। ना तो कांग्रेस वाले इससे ऊपर सांस पाड़ रहे हैं, ना बीजेपी वाले। कोई पूछते हैं ना किसी से, हाँ जी कितने से? 50 हज़ार से जीत रहे हैं जी। उधर से कांग्रेस वाले, हाँ जी कितने से? 50 हज़ार से जीत रहे हैं जी। मुझे 1 लाख 2 लाख की बातें कहाँ गई? और बीच में फंसी हुई है अलायंस की बातें, इंडिया गठबंधन, जिसमें आम आदमी पार्टी मेन सहयोगी है हरियाणा में कांग्रेस की। उन्हीं के एक युवा नेता उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। क्या समीकरण बनाए आपने? समीकरण ये है जी कि 11 की 11 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और ये जो चुनाव रहा है ये हरियाणा के इतिहास में सबसे अद्भुत चुनाव रहा है, जिसके अंदर जनता चुनाव लड़ रही थी। और जनता चुनाव लड़ रही थी सबसे बड़े मुद्दे के ऊपर कि संविधान को बचाना है। तो इस मुद्दे के ऊपर लड़ाई है, और जिस तरह से जनता ने चुनाव लड़ा है और लोगों ने सारी चीज़ों को भूलकर, धर्म जाति को भूलकर संविधान और देश के ऊपर इलेक्शन लड़ा है, तो मुझे लगता है कि जनता की जीत होगी, संविधान बचेगा और 11 की 11 सीटें हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा। कुरुक्षेत्र के अंदर जीरो ग्राउंड पे आपने वर्क किया है, हर गाँव के अंदर आप गए हो, वहाँ का क्या माहौल है? जी, वहाँ का माहौल भी हरियाणा में जो चारों तरफ माहौल था वही माहौल था। मैंने एक चीज़ देखी कि लोग है ना अब की बार इतने जागरूक थे कि वो अपने छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर, जो सबसे बड़ा मुद्दा पूरे इलेक्शन में रहा वो 750 किसानों की जो शहादत हुई, उसके ऊपर लोगों ने चुनाव लड़ा। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो किसान कम्युनिटी है, जिसके अंदर जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें एससी कम्युनिटी भी है, बीसी भी है, वो सारे किसान हैं, वो लोग एक साइड में खड़े थे। एक मुद्दा बहुत बड़ा मैंने देखा वहाँ पे, जो कि महिलाओं का, जो पहलवान, महिला पहलवानों का जो जाती हुई उनके साथ में, और जिस तरह से जिनके ऊपर उन्होंने दुराचार का आरोप लगाया उत्तर प्रदेश के एक आदमी ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो उन बेटियों को बाहर फिकवाया, जैसे वो जंतर मंतर पे गई, और उसके बाद में
उन बेटियों ने जिसके ऊपर आरोप लगाया था उसी के बेटे को टिकट दे दी। तो ये हरियाणा की जनता उसको अपने दिल पे लेके गई, तो उसको वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ये जो मुद्दे थे ना, जो स्थानीय मुद्दे थे, जो एक अस्मिता गरिमा का मुद्दा था, और जो सबसे बड़ा मुद्दा इनके साथ में चल रहा था संविधान की रक्षा का। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर के जो अनुयायी थे, जो देश के अंदर जो लोग थे, उन लोगों ने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी। एक बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि आपका जो चुनाव है ना कुरुक्षेत्र के अंदर, वो अभय चौटाला के वोटों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अभय जी वोट ले गए, लाख प्लस 1.25 लाख 1.5 लाख वोट ले गए, तो गुप्ता जी की लुटिया डूब जाएगी। अगर वोट नहीं ले जा पाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं गुप्ता जी का नंबर लग सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जिनके वो वोट लेते आए थे, अब की बार उनकी लड़ाई बड़ी थी। उनकी लड़ाई जाति की नहीं थी। वो जो किसान वर्ग की लड़ाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में 750 किसानों ने जो शहादत दी, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए गए। वो ये छोटी मोटी बैटल में नहीं फंसे। उनका जो मेन ओपोनेंट था वो भारतीय जनता पार्टी थी, और दूसरा उनको ये था कि कौन इसको हरा सकता है। तो जो सुशील कुमार गुप्ता जी थे, जिनको सारे हलकों में इतना समर्थन था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, तो जो सेकंड पे जो थे सुशील कुमार गुप्ता जी, जो डायरेक्ट फाइट दे रहे थे, तो वो अपनी लड़ाई लड़ने के गए 750 किसानों की। उनको अभय जी जो इस चुनाव के अंदर आए, सब लोग यही बात बोल रहे थे कि अभय चौटाला जी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मदद देने के लिए। आपका क्वेश्चन भी उसी पे शुरू होता है। तो जब आपको ये पता है, आम जनता को ये पता है, तो वो जनता अब की बारी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गई है, क्योंकि उन्होंने 750 किसानों की शहादत ली थी। कांग्रेस ने सपोर्ट किया है आपको कुरुक्षेत्र के अंदर? कोई भी एक भी ऐसा नेता कांग्रेस का नहीं था जो वहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया। चाहे उसमें बीरेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा हिसार के अंदर बात चल रही है, बीरेंद्र जी वहाँ पे गए, शैलजा जी वहाँ पे गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहाँ पे गए, सुरजेवाला जी ने पूरा मोर्चा संभाले रखा। ठीक है, जेपी जी ने वोट मांगने के लिए गए थे, टांग खींचने के लिए गए थे पूरा वोट। क्योंकि हिसार में तो मैं देख रहा हूँ कि ना तो शैलजा ग्रुप ने इनकी सपोर्ट की जेपी की, ना वीरेंद्र सिंह ने। वीरेंद्र सिंह के ऊपर तो उन्होंने बोल ही दिया कि उनके तो पल्ले कुछ नहीं था, वोट काटने का काम किया। यहाँ पे शैलजा के समर्थक बोल रहे हैं कि जी हमारे तो कहीं फोटो नहीं लगाई शैलजा जी की, तो हम क्यों सपोर्ट करें इसको। तो एक खुद की पार्टी के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है, बाहर से आया कैंडिडेट, उसको कांग्रेसी सपोर्ट कर देंगे? देखिए जी, मेरे को इनके अंदर का युद्ध का कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे पोस्टर पे सबकी फोटो थी। हमारे पोस्टर पे जिन जिन की फोटो थी, कुमारी शैलजा जी तरीके से मैनेज किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल तरीके से मैनेज किया। कुमारी शैलजा जी की फोटो थी, वो वहाँ पे जाके प्रोग्राम करके आई। हुड्डा जी की फोटो थी, नामांकन में वो थे वहाँ पे, 4 रैली करी उन्होंने अलग अलग जगह पे। सुरजेवाला जी ने पूरा कैथल संभाले रखा, उन्होंने लगभग 10 से 20 प्रोग्राम किए वहाँ पे। उसके बाद में आपका जयप्रकाश जी के बेटे जो हैं विकास सारण, उसने लगातार शुरू में जब टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी, गुप्ता जी के साथ प्रोग्राम करे। तो जितनी भी कांग्रेस थी, मैं कांग्रेस को एक बात मैं बिल्कुल तरीके से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड पे था, कि कांग्रेस के हर नेता ने पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से वहाँ पे आम आदमी पार्टी का साथ दिया। और उसी तरीके से आपने हर जगह ये तो सुना होगा कि कांग्रेस के ये नेताओं की जो आप बात कर रहे हो, लेकिन आपने जो आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के अंदर थे, उन्होंने भी अपनी एक टांग पे खड़े होके कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट थे, नो की नो जगह पे उनका साथ देने का काम किया। तो अभय जी जो चुनाव लड़ रहे थे, वो जीतने के लिए लड़ रहे थे, या कहीं कहीं जैसा हुड्डा साहब बोलते हैं ये तो वोट काटने के लिए आए हैं, तो ऐसा कोई लगा आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल लगा, मेरे को नहीं लगा। जो जितने भी लोग वहाँ पे जो अभय चौटाला जी के साथ में या INLD के साथ में दशकों से लगे हुए थे, उन लोगों का ये कहना था कि भाई अब की बार ये जो चुनाव है नहीं लड़ना चाहिए था। ठीक है, और उनको ये पता चल गया कि अभय चौटाला जी को जो भी वोट मिल रहा है वो सीधा बीजेपी के खाते में जा रहा है। आपका सवाल भी यहीं से शुरू होता है कि अभय चौटाला जी ज़्यादा वोट लेके जाएंगे तो गुप्ता जी हारेंगे। तो ये बात नीचे पता चल गई थी। तो ये जो लोग हैं, लोग इतने समझदार हैं, लोग इतने जागरूक हैं। अब इंफॉर्मेशन जो है ना पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से स्प्रेड होती है, आपके मोबाइल से, आपके इंटरनेट से, तो लोगों को वो सारी जानकारी है। इसलिए अभय चौटाला जी ना तो वोट काट पाएंगे, वो बहुत बड़े तरीके से, बुरी तरीके से उनकी जमानत जब्त होगी और पूरे हरियाणा के अंदर वो अपना विश्वास खो देंगे इस इलेक्शन के बाद। एक कंपेनिंग की बात होती है, जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है, बूथ लेवल पर जो काम करती है, तो आपने कन्विंस करने के लिए क्या तरीका अपनाया था सबसे ज़्यादा?
देखिए, जो आम आदमी पार्टी का जो पूरा संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर है वो बूथ लेवल पे ही जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे 180-900 के आसपास में गांव थे और हर 5 गांव के ऊपर एक प्रभारी बनाया हुआ था। वो प्रभारी कौन था? जैसे मैं भी 5 गांव का प्रभारी था, ठीक है। जितने भी हमारे 90 हलकों के अंदर जो भी टिकट मांग रहे हैं, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो हमारे नेतागण हैं, ठीक है, उनको 5 गाँव का प्रभारी बनाया। उसके बाद में एक पूरी एक्टिविटी आई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और आखिरी में हम लोगों ने हर बूथ के ऊपर 20-20, 21 लोगों की कमेटी बनाई। हर बूथ बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हुआ, बूथ पे कमेटियाँ बनी, और वो बूथ के अंदर जो कमेटियाँ बनी उन्होंने पोल डलवाने का काम किया। आपको मैं बताऊं, जिन 5 गांव में मैं था, लगभग 11 बूथ मेरे पास थे। उन बूथों के ऊपर 1 बजे तक मेजोरिटी पोलिंग हो चुकी थी। लोगों ने खुद से जा के वोट पोल करवाए और चीज़ें हुई। चलो कुरुक्षेत्र से हम हिसार में अभी घुस जाते हैं जी। हिसार का क्या माहौल लगा ओवरऑल? आपने जो आंकड़े बढ़ाए, अपने समीकरण बढ़ाए। देखिए, मेरा ये लगता है कि पूरे हरियाणा के अंदर लैंडस्लाइड हो रही है। पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटों पे हारने जा रही है। उसका जो मोटा 2 कारण मैं आपको बता देता हूँ। उसका सबसे मोटा कारण ये है कि जो अर्बन के अंदर जो पोलिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी अर्बन की पार्टी कहलाती है। जिनकी 40 सीटें पिछली बार आई, वो मेजोरिटी अर्बन के अंदर आई थी। अर्बन के अंदर बहुत स्लाइटली डिप था जो कि वोटिंग परसेंटेज था, और रूरल के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोलिंग थी। इसका आकलन ये कहता है कि जो लोग मोदी को हराना चाहते थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके वोट किया, और जो लोग मोदी को जिताना चाहते थे वो अपने घर में बैठे रह गए। उसका मूल कारण ये था कि जो ये नैरेटिव बना रहे थे बार बार, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, उस नैरेटिव से लड़ने के लिए जो रूरल के लोग थे वो तो खड़े हो गए एक टांग के ऊपर, और जो इनका कैडर था जो कहता था आएगा तो मोदी, वो वोट डालने ही नहीं गया। तो ये एक स्लाइटली डिप है जिसके अंदर मुझे लगता है कि एक लैंडस्लाइड है, जिससे 11 की 11 सीटें वो हारेंगे। कल जेपी जी आए हुए थे कांग्रेस भवन में, तो वो बड़े जीत को लेकर बड़े ओवर कॉन्फिडेंस से लग रहे थे कि नहीं मैं तो जीता बैठा हूँ जी। पर जहाँ तक चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन की बात है, तो हमने सिटी के कई, हिसार सिटी की बात कर रहा हूँ, तो कई बूथों पर मैं गया तो वहाँ के उनके एजेंट भी गायब थे। हालांकि वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से उनके यहाँ पे एजेंट गायब थे, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये मुश्किल कहीं बढ़ने वाली नहीं लग रही आप? देखो, मैंने अपने शुरुआत में ही कहा था कि ये जनता चुनाव लड़ रही है, ठीक है। एजेंट्स की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता चुनाव लड़ रही है, एजेंट भी होंगे। जहाँ पे वोट डाल के आया, मेरा हिसार में ही वोट था, ठीक है, मेरे को तो सारे एजेंट मिले हर जगह पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो बूथ की जो लड़ाई थी, ठीक है, बहुत जगह ऐसी थी कुरुक्षेत्र के अंदर, हिसार के अंदर, जहाँ पे बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं थे, ठीक है। अगर आप पूरा दिन वहाँ पे बिताओगे तो आप मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे गए, ठीक है, उस टाइम पे वो चाय लेने, खाना लेने गांव के गांव में लोग चले जाते हैं कि मैं खाना खा के आता हूँ भाई 10 मिनट के, जब पीक टाइम होता है धूप का तो वो चले जाते हैं। तो वो चीज़ें हुई होगी, लेकिन मेरे को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, ये पूरी मजबूती से लड़ा है, चाहे वो बूथ लेवल की कैंपेनिंग हो और चाहे वो ग्राउंड लेवल की कैंपेनिंग हो। एक ना पूरे चुनाव में ना एक बात बड़ी घूम रही थी बार बार, थापी मार और छापे मार। जेपी साहब रणजीत जी को बोल रहे थे छापे मार, और रणजीत जी जेपी जी को बोल रहे थे थापी मार। मुद्दा कहीं नहीं दिखा, ना जेपी जी के पास दिखा, ना रणजीत जी के पास कोई मुद्दा दिखा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी गलती तो नहीं कर रही है इनके साथ अलायंस करके, क्योंकि मुद्दे पे कोई चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, जो मुद्दे जो है ना इलेक्शन के अंदर वो पहले ही स्थापित हो चुके हैं, ठीक है। जो 4 मुद्दे मैंने आपको बताए वो लोगों के बीच में थे, ठीक है। और क्या है कि जब आप इलेक्शन के अंदर जाते हैं, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि रणजीत जी के द्योते ने, पोता है, द्योता था, पोता, ठीक है, उसने आपके बारे में ये बोला, तो वो जवाब देंगे। उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वीडियो चल रहा है इस तरह का, तो वो जवाब देंगे, ठीक है। ये चुनाव के मुद्दे कभी नहीं होते। जो भाषण जयप्रकाश जी ग्राउंड पे जाके दे रहे थे, ठीक है, वो असल मुद्दा है। मीडिया के अंदर जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 बातें बोली जाती है, वो कभी मुद्दे नहीं होते, ठीक है। तो मुद्दा जो है वो नैरेटिव जो है वो इंडिया गठबंधन ने दिल्ली से स्थापित कर दिया था, और उसी पे पूरा इलेक्शन लड़ा गया है। मुद्दा था संविधान बचाने का। आप नड़वा में काफ़ी एक्टिव हो, यहाँ से प्लानिंग भी कुछ कर रहे हो, बैटिंग वगैरह करने की आप जी। तो बड़े जेपी साहब कल बोल रहे थे कि नड़वा को लेकर कि 80% जो बीजेपी का वोटर है ना, वो भी मेरी तरफ आया है। कोई खेल हुआ है बड़ा यहाँ पर? हाँ, बहुत बड़ा खेल हुआ है जी। क्या हुआ है? ठीक है, यही कि बीजेपी का वोटर आया है। बीजेपी का वोटर आपकी तरफ आ गया? हाँ, बिल्कुल आया। ये आम आदमी पार्टी की तरफ आया है, कांग्रेस की तरफ आया? देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो चुनाव था ना, ये 2 लोगों के बीच में था। एक मोदी के पक्ष वाले लोग, एक मोदी के विपक्ष वाले लोग, ठीक है। अगर हमें 4 सीटें मिलती
3 सीटें मिलती तो जो विपक्ष का वोट है हमें 3-4 सीटों पे मिल जाता, अब एक जगह पे मिला है। उसी तरह से 9 जगह पे जो मिला है ये मोदी के विपक्ष का वोट था। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई ऐसा वोट नहीं था कि ये आम आदमी पार्टी का, ये कांग्रेस का है, ये एक यूनिवर्सल वोट था। ठीक है, इसमें अगर कांग्रेस क्लेम करे कि ये सारा वोट कांग्रेस पार्टी का था तो वो बिल्कुल गलत है। हम कुरुक्षेत्र के अंदर क्लेम करें कि ये सारा वोट आम आदमी पार्टी का है तो वो भी गलत है। ये विपक्ष का वोट था। और अब जब 2024 में हमारी जो ऊपर गठबंधन किस तरह से होता है, कैसे होता है, फिर उसके हिसाब से आगे देखा जाएगा क्या अच्छा, होगा। गठबंधन की एक बात और दिमाग में घूम रही थी, मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले भी पूछे हैं इसी चीज़ को लेकर कि हरियाणा में गठबंधन था आपका, पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं है आपका? वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को गालियाँ दे रही है, वहाँ पे चुनाव कुछ और ही दिशा में चल रहा है। ये अलायंस जहाँ मतलब है वहाँ पे अलायंस कर लिया, जहाँ पे लग रहा है कि नहीं जी अलायंस की जरूरत है वहाँ पर छोड़ दिया। देखो मैं आपको सच बता देता हूँ, शायद कोई नेता बताता नहीं होगा, ठीक है, और आपको भी पता है कि हम तो समाज से निकले हुए सामाजिक लोग हैं, हम नेता हैं भी नहीं। सीधी सी बात है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी बीजेपी नंबर 1 पे थी, 7 की 7 सीटें जीत रही थी, सेकंड पे आम आदमी पार्टी थी, तीसरे पे कांग्रेस थी, सेकंड थर्ड प्लस थर्ड मिलके उसके साथ कम्पीट कर रहे थे फर्स्ट से। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। और जो पंजाब के अंदर जो वोट आया, ठीक है, पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है उसमें पहले नंबर पे कांग्रेस थी, ठीक है, जो पिछली बार की सीटिंग पे 8 पता नहीं 9 सीटें थी उनके पास में, फिर आम आदमी पार्टी है, फिर बीजेपी के अंदर है, यानी कि तीसरे नंबर पे बीजेपी है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड अगर मिल जाते तो थर्ड वाले से अगर कॉम्पीट करते तो दोनों आपस में आ जाते। और जब इलेक्शन फर्स्ट और सेकंड के बीच में होता है, ठीक है, तो तीसरे वाले की जमानत जब्त होती है, तो तीसरे नंबर पे बीजेपी है। हम दोनों में से कोई भी जीतेगा तो इंडिया गठबंधन जीतेगा, वहाँ पे भी गठबंधन है, कोई बड़ी बात उसके बाद में जो आम आदमी पार्टी के जो जीत कराएंगे वो कांग्रेस को समर्थन करेंगे या फिर कहीं बीजेपी में जा सकते हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोनों को मिलके है, ठीक है, वो गठबंधन का रहेगा। सरकार किसकी बनेगी इस बार? इंडिया गठबंधन की बनेगी, 100% बनेगी, कोई डाउट ही नहीं है किसी तरह का। कॉन्फिडेंस है पूरा? 100% कॉन्फिडेंस है, कोई डाउट ही नहीं है। मैं आपको रीज़न बता सकता हूँ क्यों। बताओ ना। उसका मेजर रीज़न ये है कि देखिए जो मोदी के विपक्ष का वोट जो था, मैं हरियाणा से एग्जांपल बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक नैरेटिव पिछले 10 साल से बनाया जा रहा है कि आएगा तो मोदी, ठीक है, और दूसरा बनाया जा रहा है कि मोदी नहीं तो कौन। जो आएगा तो मोदी ही इसलिए नैरेटिव बनाया गया कि जो विपक्ष के लोग हैं वो हतोत्साहित हो जाएं और वोट देने ही ना जाएं कि यार वोट दे के क्या फ़ायदा आएगा तो मोदी। और दूसरा रीज़न उसका ये बनाया जाता है कि जो फ्लोटिंग वोट होते हैं वो ये सोचते हैं यार मोदी आ रहा है, आप इसी को वोट दे दें, ठीक है, इसलिए ये नैरेटिव बनाया गया था। ये नैरेटिव पूरा का पूरा हरियाणा के अंदर टूट चुका है, ठीक है। जो परसेप्शन के जो वोट थे ना, जो रूरल, जो इनके अर्बन के जो इनके वोट थे, वो तो वोट देने ही नहीं गए, ये सोच के मोदी आ तो रही है कि हमें वोट देने की जरूरत क्या है। ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है इसी वजह से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है जी, बिल्कुल हुआ है। रूरल के अंदर जहाँ पे वोटिंग परसेंट ज़्यादा है और अर्बन के अंदर कम है, जो ये सोचते थे आएगा तो मोदी, हमें क्यों गर्मी में मरना है, वो वोट ही डालने नहीं गए। तो और जो लोग हटाने वाले थे, आप मानते हो कि मोदी के समर्थक अभी भी हैं? हाँ, मोदी के समर्थक तो हैं जी। अगर मतलब आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी बनेगी, ठीक है, और जो सरकार बनाएगी वो इंडिया गठबंधन बनाएगी, तो वोट हैं जब भी तो उनको मिल रहे हैं, ऐसी बात। तो वैसे कोई इशारा मिला है आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा अलायंस में रहेगा या फिर इंडिविजुअल रहेगा? देखिए आम आदमी पार्टी पूरे 90 की 90 विधानसभा पे अपनी तैयारी करेगी, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से तैयारी करेगी। और जिस तरह से ये चुनाव गया है, इसमें एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि INLD और जेपी जो है वो बहुत सिकुड़ चुकी है, बहुत सीमित हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी जो 40 सीटों पे थी वो बहुत बड़े स्लाइड टिप के ऊपर जा रही है। तो जो खिलाफत है, जो जिस तरह की खिलाफत है, उसमें लोगों ने अपना पूरा विश्वास खो दिया है भारतीय जनता पार्टी से। तो अब ये है कि अब जो उनकी खिलाफत जो है वो किस में अपनी आस्था जताते हैं, और हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है, उन लोगों के सामने अपनी बात रखनी है, अपने विचार रखने हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा रखनी है। तो वो किस तरह से जाएंगे और ऊपर किस तरह से गठबंधन होता है नहीं होता, वो शायद हमें किसी को भी नहीं पता। हरियाणा के अंदर अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कहे कि उन्हें पता है, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा। आज के टाइम पे हरियाणा विधानसभा की मैं बात करूं तो मेन मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव को लेकर? देखिए जिस सबसे जो मैं भी जैसे नड़वा विधानसभा में तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को बड़ा शर्म आता है और बड़ी शर्म आती है कि ये देखते हुए कि अभी मात्र शाम के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, शायद आपके चैनल पे ही चल रहा था कि हम लोग, हमारे पास में पानी नहीं है, जो पानी देगा हमें तब हम लोग वोट देंगे।
यानी कि 70-75 साल के अंदर हमारे यहाँ पे लोगों के पास में पानी पीने का पानी नहीं है, ठीक है। 5-5 हज़ार TDS का पानी पी रहे हैं लोग, घर घर में पीलिया फैला हुआ है। तो जो मूलभूत सुविधा कि इंसान को रोटी से पहले पानी चाहिए, वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। पता नहीं ये विधायक और ये विधायिका किस तरह से लोग काम करते आए। दूसरी चीज मैंने ये देखी है कि नलवा के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो एजुकेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। गांव के अंदर जैसे कि आर्यनगर है, आर्यनगर के अंदर इतना बड़ा स्कूल है, लेकिन पिछले 1.5 साल से वहाँ पे मैथ और साइंस का टीचर नहीं है। 10वीं के अंदर जो साइंस का टीचर है वो 3 दिन के बेसिस पे आता है, और जो मैथ का टीचर है वो गाँव वालों ने मिलके रख रखा है। क्यों रख रखा है भाई? 600 लड़कियों का स्कूल, इतना बड़ा स्कूल, ठीक है, और वो पूरा गांव एक टांग पे खड़े होकर एक नेता को वोट करता है, और फिर भी उनकी वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। इतने बच्चे फेल होते जा रहे हैं, नशे की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आप ये कैमरी रोड के ऊपर, आज़ाद नगर के अंदर, पटेल नगर के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन पूरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, CSC सेंटर में आप चले जाओ किसी के भी अंदर, ठीक है, और जो आपके PHC सेंटर, CHC सेंटर जो है वहाँ पे वो सिर्फ रेफरल स्कीम के लिए गए हुए हैं। आप जाओगे, आपके अंगूठे पे थोड़ा सा कट है, आपको रेफर कर दिया जाएगा आगे, वहाँ पे कोई साधन संसाधन ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो पूरा इलेक्शन है, ये हम लोग पूरी ताकत से जो शिक्षा का मुद्दा है, जो पानी का मुद्दा है, जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, जो बिजली का मुद्दा है, बिजली के अब यहाँ पे पीछे गीता कॉलोनी है, गीता कॉलोनी में 50 गज का घर और बिल आ रहा है 5,000 6,000। जो ये जो ID जो काटी गई हैं, जैसे कि आपका BPL कार्ड काटे जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक भर्री गांव में एक लेडीज़ थी जिसके ना तो पति ना उसके बेटी उसने ब्याह रखी थी, छोटे से कमरे में रहती थी, उसका 21,000 बिल दे दिया, ठीक है। तो ये जो लोगों को परेशान करने की जो स्कीम है ना, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। और मुझे लगता है कि अब की बारी जो इलेक्शन जाति पाति और धर्म पे लड़ा जाता था ना, जिस तरह से लोकसभा के अंदर स्थानीय मुद्दे बहुत ज्वलंत हुए, उसी तरह से मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे खड़े हो जाएंगे और ये इलेक्शन उसी पे लड़ा जाएगा। जी उमेश जी, तो ये मतलब एजुकेशन मेन मुद्दा रहेगा आपका पूरा? जी। उमेश जी, जिस तरीके से एजुकेशन को मेन मुद्दा बना रहे हैं ना, अभी ये एक स्कूल चला रहे हैं जिसमें 2000 से ज़्यादा बच्चे अभी तक ये वहाँ से उनको पढ़ा चुके हैं, उनका भविष्य बना चुके हैं, जिनमें से कई रेडी वालों के बच्चे, झाड़ू पोछा करने वालों के बच्चे IIT तक पहुँच चुके हैं, IIT क्रैक कर चुके हैं, और आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपनी एजुकेशन कर रहे हैं। और उनका जो भविष्य है उसी को लेकर ये चाहते हैं कि जो बाकी नलवा इनका जो हल्का है उसके अंदर भी ऐसे बच्चे निकल कर गए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ये अपने दम के ऊपर उनको आगे तक लेकर जाने में उनकी मदद करना चाहते हैं। उमेश जी, इसके अलावा और क्या मुद्दे में रहने वाले हैं? देखिए जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं बोल रहा हूँ कि शिक्षा का ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है। जैसे कि आपने बोला मुझे कि हम लोग 12 साल से बच्चे पढ़ा रहे हैं, हज़ारों बच्चे हम लोगों ने पढ़ाए और इतने बच्चे कामयाब होकर हैं। इन बच्चों ने कामयाब होके क्या बताया? इन बच्चों ने कामयाब होके बताया कि अगर बेहतर शिक्षा मिले तो हम लोग भी कामयाब हो सकते हैं। गांव में जाके मैं क्या बोल रहा हूँ? गांव में जाके ये बोल रहा हूँ कि जो DC का बच्चा है, जिस स्कूल में जाता है, उस मैडम की तनख्वाह है 40,000 रुपये, और जो मजदूर का बच्चा जा रहा है जिस स्कूल के अंदर, उस मैडम की तनख्वाह है 80,000 रुपये। यानी कि DC का बच्चा तो 40,000 की मैडम से पढ़ रहा है, और जो मजदूर का बच्चा है वो 80,000 की मैडम से पढ़ रहा है। यानी कि पैसे की कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है? कमी है हम लोग जो गलत राजनीति चुनते हैं। कमी है कि हम लोग दारू के नाम पे, पैसे के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हम लोग जो वोट देते आए हैं, उस चीज़ की कमी है। मैं आज नलवा की जनता के बीच में जाके सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ, हर माँ से बात कर रहा हूँ कि अब की बार आप जात पात की राजनीति को छोड़कर, धर्म की राजनीति को छोड़कर अपने बच्चों की राजनीति चुनो। आपने नलवा के अंदर बहुत बारी आपने किसी के बेटे को, किसी के पोते को, किसी को जिताने के लिए वोट दिए। अब की बार आप अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए वोट करो, और अगर आप अच्छी और बेहतर शिक्षा के लिए वोट करोगे तो आपको चीज़ मिलेगी। जब हम लोग अच्छी चीज़ों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, मुद्दों के ऊपर लड़ेंगे, तो वो चीज़ मिलती चली जाएगी। चलो उमेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कमल जी। तो ये थे आम आदमी पार्टी से युवा नेता उमेश शर्मा जी, जिन्होंने पूरा राजनीतिक विश्लेषण अभी तक हमें बताया। कुरुक्षेत्र में ग्राउंड इन्होंने वर्क किया था, वहाँ के बारे में इनसे डिस्कस हुआ। हिसार के अंदर ये खुद रहते हैं, नलवा से तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर, तो हिसार की लोकसभा का भी पूरा समीकरण उन्होंने बताया। रिजल्ट क्या रहेगा, सिर्फ 2 दिन शेष हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 4 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा कि आंकड़े आखिर क्या रहेंगे। तब तक देखते रहें, जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।